हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को फ्रॉम पी एम एफ आई एस बुक। हमने जो न्यू स्टेट्स के बारे में अपनी डिस्कशन शुरू करी थी, उसके अंदर जहाँ पर हमने इन न्यू स्टेट्स को एक और नाम दिया था, डैट इज़ इंसर्जेंट स्टेट्स। और मैंने लगातार बार बार आपको इस चैप्टर के अंदर ये बताया है कि इंसर्जेंट स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो कि मौके की तलाश में थी, ये ताक लगाए बैठी हुई थी कि कैसे मुग़ल साम्राज्य ध्वस्त हो और ये इंडिपेंडेंट घोषित करें अपने आप को। स्पेशली दे वर वेटिंग टू गेट इंडिपेंडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब लेटर मुग़ल एम्परर्स का टाइम था। और न्यू स्टेट्स के अंदर हम लोग कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से अभी तक जो कवर कर चुके हैं, डैट इज़ मराठा एम्पायर। आज के लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे विद सिख स्टेट या सिख एम्पायर। इन स्टेट्स की किसी भी तरीके से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी कि एज़ कम्पेयर टू सक्सेसर स्टेट्स जो कि अलग हो गए थे मुग़ल एम्पायर से, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते अच्छे थे मुग़ल एम्पायर के साथ, मुग़ल साम्राज्य के साथ। लेकिन दीज न्यू स्टेट्स लाइक मराठास, अफगान्स, जाट्स एंड सिख्स, दे हैड नो इंटरेस्ट कि वो अपने अच्छे रिश्ते मेंटेन करें स्वतंत्र होने के बाद मुग़ल साम्राज्य के साथ या मुग़ल सम्राटों के साथ। बोथ मुग़ल एम्पायर या मुग़ल एम्परर के साथ इनके किसी भी तरीके के कोई भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। पहले भी जब मुग़ल एम्पायर जो वीक हो रहा था, या उसको वीक बनाने के लिए आप ये कह सकते हो, बार बार ये एक दखल अंदाजी पैदा करते थे मुग़ल एम्पायर की वर्किंग में, स्पेशली जब लेटर मुग़ल एम्परर्स का टाइम पीरियड चल रहा था। क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि अब जो लेटर मुग़ल एम्परर्स का टाइम पीरियड है, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब 1707 के बाद, 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है। उसके बाद से इन्होंने देख लिया था कि अब ये जो लेटर मुग़ल एम्परर्स का जो टाइम पीरियड है, और अब जो पूरा का पूरा जो मुग़ल एम्पायर है, वो एक कमज़ोर पेड़ है, वो एक बूढ़ा पेड़ है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है जैसा कि ग्रेट मुग़ल एम्परर्स के टाइम पर होती थी, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक। तो इन्होंने उस बूढ़े पेड़ को, उस कमज़ोर पेड़ को, उसकी जड़ों को कमज़ोर करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मराठा साम्राज्य ने क्या क्या करा, और हालांकि उसका सपना जो था मुग़ल एम्पायर को रिप्लेस कर कर एक पैन इंडिया एम्पायर बनाने का, वो पूरा होते होते भी रह गया, अधूरा रह गया, वो पूरा नहीं हो पाया। और उसके पीछे हमने बड़े सारे फैक्टर्स को जाना था। अब हम बात करते हैं कि सिख स्टेट जो है उसकी क्या कहानी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इस एरिया की, पंजाब की। ये वाला एरिया जो कि आपको टर्कोइस कलर में देखने को मिल रहा है, दिस इज सिख एम्पायर। इसकी कहानी जो है ये कोई नई कहानी नहीं है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो भी बातें हमने सिख स्टेट के बारे में समझी थी, सीखी थी, उसी से डिराइव्ड जो है दोबारा राइटर ने यहाँ पर कंटेंट आपका लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सिख एम्पायर। तो इसको हम समझते हैं। द सिख्स, मुगल एम्पायर फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, टूटने लग जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखरने लग जाता है। और इसी के साथ बड़ी सारी सक्सेसर और न्यू स्टेट्स, इंसर्जेंट स्टेट्स जो है वो इस्टेब्लिश होने लग जाती है, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी को साझा करते हुए। उनको बेसिकली क्या था कि अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन बनाना था, मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग हटकर। उनको वहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा अपनी खुद की जो पॉलिसीज़ थी वो डिवाइस करनी थी। और वो बेसिकली ये चाहते थे कि उनका खुद का एक अपना रीजनल किंगडम हो, जहाँ पर किसी भी तरीके की जो इंटरफेरेंस है, जो अभी तक मुग़ल एम्पायर के थ्रू देखी जाती थी इनकी वर्किंग में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इनकी आर्मी मिलिट्री वगैरह में, वो अब ना हो। तो ये सिलसिला जो है
हमें फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में देखने को मिलता है, और आप इस टाइम पीरियड को ऐसा भी समझ सकते हो that this was the time period of later Mughal emperors, especially after the death of औरंगजेब। ठीक है, अब क्या होता है, बंगाल, अवध और हैदराबाद की कहानी जो हमने समझी थी, उसके अंदर हमने ये देखा था कि ये जो तीनों हैं, बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये एक तरीके से सक्सेसर स्टेट्स थे जिनके साथ कहानी ये जुड़ी हुई थी। सक्सेसर स्टेट्स की कैटेगरी की अगर हम बात करें, मुगल एम्पायर से वो अलग तो हो गए थे, लेकिन अपने रिश्ते जो है मुगल एम्परर और मुगल एम्पायर के साथ इन्होंने दरकिनार नहीं करे थे। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट करा गया था, या इनको जो इन रीजन्स को जो इंडिपेंडेंट बनाया गया था, आप ऐसा भी समझ सकते हो उसको, वो प्रोविंशियल गवर्नर्स के द्वारा ही बनाया गया था। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि अभी तक मुगल एम्पायर की वर्किंग में ही जुड़े हुए थे, वो मुगल एम्पायर के ऑफिशियल्स ही थे जो कि अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे। इन ऑफिशियल्स को एक जो स्पेशल टर्म से बुलाया जाता है, डैट इज प्रोविंशियल गवर्नर्स। अलग अलग जो एरियाज जो थे जिसको हम कहते हैं प्रोविंसेस, अलग अलग जो स्टेट्स जो थी, वहाँ पर कुछ मुगल एम्परर की, मुगल एम्पायर की छत्र छाया में काम करने वाले कुछ इंसान थे, कुछ बंदे थे। उन्होंने ये देखा कि अब मुगल एम्पायर की वर्किंग पहले जैसी नहीं रही है। जो मुगल एम्पायर की दिल्ली में बैठी हुई सेंट्रलाइज जो अथॉरिटी है, और सेंट्रलाइज अथॉरिटी मतलब कौन, जो मुगल एम्परर है, अब वो इतने पावरफुल नहीं रहे जैसा कि औरंगज़ेब के टाइम पर हमें देखने को मिलते थे। वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, शराब और शवाब में डूबे हुए हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना कि मुगल एम्पायर का फ्यूचर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका बेसिकली अस्तित्व जो है वो किस तरीके से ध्वस्त हो सकता है, दुश्मन कैसे हावी हो सकते हैं हमारे ऊपर। हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुगल एम्परर्स को, लेकिन वो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो धीरे धीरे करते करते जब इन प्रोविंसेस का दिल टूटा, और प्रोविंशियल गवर्नर जो अभी तक इनको चला रहे थे, उन्होंने साफ तरीके से इशारा दे दिया, बंगाल ने, अवध ने और हैदराबाद ने, कि सर जी हम अभी तक तो आपके साथ जुड़े हुए थे, और आज से नहीं बरसों से जनरेशन बाय जनरेशन जुड़े हुए हैं हम लोग आपके साथ, लेकिन अब हम इन एरियाज़ को क्योंकि जो चला रहे हैं वो हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। यानी कि देखने वाली बात ये थी कि प्रोविंशियल गवर्नर्स ने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक तरीके से जॉब करते थे, अपनी जॉब को नहीं छोड़ा। जिस एरियाज़ में ये जॉब करते थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स की जो ये पोस्ट पर थे, ये उसी एरिया को लेकर अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी खुद की पॉलिसी, अपनी खुद की रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपनी खुद की इकोनॉमी को, पॉलिटी को और सोसाइटल स्ट्रक्चर को कैरी आउट करने के लिए इसको सक्सेसर स्टेट्स बना देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनके रिश्ते मुगल साम्राज्य के साथ और मुगल सम्राटों के साथ काफ़ी अच्छे थे। बस इन्होंने क्या करा, अपने इंडिपेंडेंट जो डोमिनियंस जो थे, जो इंडिपेंडेंट जो एरियाज थे, उनको कैरी आउट करा या उनको कार्व आउट करा, आप ऐसा भी कह सकते हो, फ्रॉम मुगल एम्पायर। अब पंजाब के अंदर कहानी अलग थी। अलग कैसे थी? जैसे मराठा की कहानी अलग थी कि मराठा स्टेट वॉज एन इंसर्जेंट स्टेट, इट वॉज नॉट अ सक्सेसर स्टेट। मराठास और ये जो सिख किंगडम जो था, या सिख जो एम्पायर जो था, यहाँ पर आप इसको न्यू स्टेट कह सकते हो, इंसर्जेंट स्टेट कह सकते हो, नॉट अ सक्सेसर स्टेट, बिकॉज इनके रिश्ते मुगल एम्पायर और मुगल एम्परर्स के साथ कभी भी अच्छे नहीं थे। और अब तो इनको औरंगजेब की डेथ के बाद, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर मुगल एम्परर्स, एक रीज़न भी मिल गया कि हम और ज़्यादा बगावत करके बेसिकली हम मना कर सकते हैं मुगल एम्परर्स को कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, और वो हमें अब चैलेंज करने की अगर कोशिश करेंगे तो अब हमें किसी का डर नहीं है, बिकॉज औरंगजेब जो है अब वो जीवित नहीं है। पंजाब के अंदर यहाँ पर जो
पंजाब एरिया को अलग करके मुग़ल एम्पायर से, जो अभी तक मुग़ल एम्पायर की छत्र छाया में उसके बेसिकली फैले हुए एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी जोग्राफी के अंदर ये सब एरिया जो आता था पंजाब और पंजाब के आसपास का, जो कि आप सिख किंगडम या सिख एम्पायर के तौर पर समझ सकते हो, यहाँ पर जिसने बगावत करी वो कोई एक मुग़ल प्रोविंशियल गवर्नर नहीं था, बल्कि पंजाब एरिया को चलाने वाले कुछ एक ग्रुप था जो कि लोकल लोगों से बना हुआ था, जो कि सरदार लोग थे, सिख थे। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी जो थी इस पंजाब प्रोविंस के अंदर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, और ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ आफ्टर या ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इट वॉज अ टाइम ऑफ लेटर मुगल एम्पर्स, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। सबसे पहले कुछ बेसिक बैकग्राउंड की बात करते हैं। सिख स्टेट इमर्ज कैसे हुआ? याद रखना, जब हम सिख स्टेट की इमरजेंस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पंजाब एज आ एरिया को कवर करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिख एम्पायर या सिख किंगडम या सिखिज्म की बेसिकली हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। पहले हम बात करेंगे रिलीजन की, बाद में हम बात करेंगे इसकी जोग्राफी की। और जोग्राफी आप जानते हो, सिखिज्म इज जर्नली या वॉज जर्नली एसोसिएटेड विद द प्रोविंस, विद द रीजन, विद द जोग्राफी ऑफ पंजाब। लेकिन पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये सिखिज्म की इमरजेंस हुई कैसे, जिसको आप बचपन से जानते ही हो। बाबा गुरु नानक जी, इन्होंने क्या करा था, सिखिज्म को फाउंड करा था, लेकिन एज अ रिलीजन इन्होंने फाउंड नहीं करा था। और ये वाली जो बात है, दिस सिखिज्म केम इनटू इमरजेंस इन द लेट 15th सेंचुरी। तो बाबा गुरु गोबिंद सिंह जो थे, ठीक है, या गुरु गोबिंद सिंह जी तो थे, इनके टाइम तक आते आते सिखों के अंदर क्या होता है कि 10 प्रोमिनेंट गुरुज जो हैं वो माने जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम। अगर आप उनकी टाइमलाइन को देखो या क्रोनोलॉजी को देखो, तो सिखिज्म एज अ रिलीजन के अंदर आपको 10 गुरु जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम तक आते आते जो सिखिज्म जो एज अ रिलीजन जो था, वो सरदार लोगों को लेकर एक अपने आप में एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स बन गया था। इन्होंने इस तरीके से उसको एडमिनिस्टर करा था सिख लोगों को, कि सिखिज्म को ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी एक कन्वर्ट करा गया अपने फॉलोअर्स के साथ इनटू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। गुरु नानक जी की अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है, इट वाज फ्रॉम 1469 टू 1539। गुरु नानक जी का जन्म जो था वो आज के पाकिस्तान में एक जगह है ननकाना साहिब, वहाँ के तलवंडी में हुआ था। इन्होंने सिखिज्म को फाउंड करा था, ठीक है, एंड ही वॉज फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा था कि सिखिज्म एज अ रिलीजन के अंदर 10 गुरु प्रोमिनेंट माने जाते हैं। उस 10 गुरु में से सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का कोई मकसद नहीं था खुद का सेपरेट धर्म बनाने का कोई मकसद नहीं था। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध जी का भी कोई एक मकसद नहीं था कि वो बुद्धिज़्म को एज अ रिलीजन बनाए। गुरु नानक जी तो नॉर्मल लोगों को टीचिंग्स दिया करते थे कि अपनी ज़िंदगी को बेटर कैसे करना है, अपना चाल चलन, अपना आचरण, अपना कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है, ठीक है। उन्होंने 5K का कॉन्सेप्ट भी दिया था, जो कि एक सरदार और सरदारनी के जीवन में अहम रखता है, महत्वता रखता है। वो 5K का कॉन्सेप्ट बेसिकली 5K से ही बना होता है। इट इज़ नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5K। कच्छा, कृपाण, कंगी, केश और कड़ा, एक सरदार के साथ जुड़े हुए ये 5 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये कुछ नॉर्म्स होते हैं। सिखिज्म एज अ रिलीजन के अंदर 5K का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको गुरु नानक जी ने बेसिकली फॉर्मुलेट करा था कि एक सरदार की पहचान जो होती है वो 5K से बनी होती है। कच्छा, कृपाण, कंगी, केश और कड़ा, ठीक है। केश का मतलब होता है बाल। गुरु नानक जी का कोई मकसद नहीं था रिलीजन को स्टार्ट करने का, वो तो सिर्फ लोगों को एक अच्छी टीचिंग्स देते थे,
ठीक है, ताकि लोगों के अंदर टॉलरेंस की भावना बढ़े, ह्यूमैनिटी को लेकर रिस्पेक्ट बढ़े और लोग अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकें और योगदान वगैरह कर कर या कंट्रीब्यूशन कर कर सोसाइटी में दूसरों की लाइफ को भी बेटर कर सकें। लेकिन गुरु नानक जी के देहांत के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपनी खुद की प्रैक्टिसेस जो थी वो स्टार्ट करी और अपनी इन प्रैक्टिसेस को एक धर्म का नाम दे दिया, डैट इज सिखिज्म। अब जो सिख जो थे आगे चलकर जब ये गुरु गोविंद सिंह जी का जब टाइम आता है और जब ये ऑर्गेनाइज करते हैं सिख फोर्सेस को एज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्सेस, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूल डिमांड करना स्टार्ट करा सरदार लोगों ने पंजाब एरिया की साइड से, जब मुग़ल साम्राज्य का टाइम चल रहा था। क्योंकि मुग़ल जो थे आप जानते हो कि अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करते थे। औरंगज़ेब के टाइम तक तो जो रिलीजियस इंटॉलरेंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सिख गुरुओं के साथ औरंगज़ेब ने क्या क्या करा था ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात करी थी कि औरंगज़ेब ने सिख गुरु को मारा भी था। तो यहाँ पर पंजाब एरिया की साइड या अगर आप पूरे के पूरे सिख कम्युनिटी की बात करो तो वो मुग़ल साम्राज्य से, मुग़ल सम्राटों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो बहुत नाखुश थे। तो वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे इनके साथ, ऐसी उनकी कोई इच्छा नहीं थी। दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जस्ट लाइक मराठास भी हमेशा से बगावत के मूड में रहे हैं, लेकिन औरंगज़ेब के टाइम तक उनसे कोई कुछ बोल नहीं पाता था मुग़ल सम्राटों से, मुग़ल साम्राज्य से, क्योंकि औरंगज़ेब किसी को माफ़ नहीं करता था और बैठकर बातचीत करने की उसकी आदत नहीं थी, जिसकी एनालिसिस मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर समझाई थी। औरंगज़ेब के बाद जब लेटर मुग़ल एम्परर्स आते हैं तब वो सबके साथ बैठकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो मराठास हों, जैसा कि हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर भी, प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी, कि औरंगज़ेब ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि भूल जाओ चौथर सरदेशमुखी को, लेकिन लेटर मुग़ल एम्परर्स ने बैठकर एग्रीमेंट साइन करा था और चौथर सरदेशमुखी के राइट्स मराठास को मिल गए थे। सिमिलरली जब औरंगज़ेब का टाइम चल रहा था तो सिख गुरुओं की जान ले ली थी औरंगज़ेब ने, ठीक है, उनको काट डाला था, जिसकी वजह से भावनाओं को ठेस पहुंची थी सिख कम्युनिटी को। लेकिन जब लेटर मुग़ल एम्परर्स आते हैं वो अपने बाप की गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, बाप दादाओं की गलती। औरंगज़ेब, बेसिकली औरंगज़ेब जितना बुरा तो बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक कोई भी नहीं रहा है। औरंगज़ेब के अंदर ही सिर्फ ये इनटॉलरेंस की भावना देखी गई है, स्पेशली रिलीजियस इनटॉलरेंस। लेकिन लेटर मुग़ल एम्परर्स ने इसको ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन लेटर मुग़ल एम्परर्स इतने पावरफुल भी नहीं थे जितना पावरफुल औरंगज़ेब था या ग्रेटर मुग़ल एम्परर्स थे, कि अब अगर मराठास या सिख स्टेट बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया जाए, इतनी अब इनकी औकात नहीं थी। और अगर अब वो इनके सामने रिवोल्ट करना चाहते हैं, इनसे लड़ना चाहते हैं, तो अब लेटर मुग़ल एम्परर्स की कहानी तो आप पूरी अच्छी तरीके से जानते हो, उनके पास इतनी पॉलिटिकल फोर्स भी नहीं है, इतनी पॉलिटिकल माइट भी अवेलेबल नहीं है। पॉलिटिकल माइट का बेसिकली मतलब होता है कि एक तरीके से आपके अंदर एक विल पावर, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति, कि आपको पता है कि दुश्मन अगर हावी हुआ है तो आप उसको निश्चय नाबूद कर दोगे। लेटर मुग़ल एम्परर्स अपने में मस्त थे, उनको ये लगता था कि लड़ाई झगड़ा करने का मतलब है फालतू की पंगेबाजी करना, पैसा खर्च करना और राज्य का जो कोष है, जो उसकी तिजोरी है, उसको खाली करना, ठीक है। तो लेटर मुग़ल एम्परर्स वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़। मुगल्स जो थे उन्होंने बहुत रूथलेस तरीके से जो पंजाब के अंदर जो रिवोल्ट चलते थे उसको सप्रेस करने की कोशिश करी, जो कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट से ये जो पंजाब एज अ प्रोविंस जो था, ये पंजाब की जो लोकेशन है, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत क्रूशल थी मुगल्स के लिए। 1699 से क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह और औरंगज़ेब के बीच में हमें कांस्टेंट एक रिवोल्ट और रेबेलियन की भावना देखने को मिलती है। इनके बीच में जो भिड़प थी वो चलती चली आ रही थी। औरंगज़ेब की डेथ के बाद जब लेटर मुग़ल एम्परर में हम बहादुर शाह की बात करते हैं, जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी समझा था, तो हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 1 हमें ये बताता है कि बहादुर शाह ने बेसिकली शांति समझौते के साथ गुरु गोविंद सिंह जी को मना लिया था कि आप जो है हमारी फोर्सेस को, हमारी बेसिकली एक तरीके से आप हमारी साइड आ जाओ, नॉट फोर्सेस, आप हमारी साइड आ जाओ
और हम आपको एक नोबल का दर्जा देते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे वो मान गए थे। और आप ऐसा कह सकते हो कि बहादुर शाह के टाइम तक जो मुगल्स जो थे और जो सिख्स थे, इनके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो चुके थे। ठीक है, अब कोई भी भिड़प वगैरह नहीं थी इनके बीच में, शांति व्यवस्था कायम थी। लेकिन होता क्या है, गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद एक हमने जो बागी पर्सन देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी, जो बिल्कुल भी मुगल्स के सामने झुकने को तैयार नहीं था, किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था बनाने को वो तैयार नहीं था, शांति समझौता करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका ये मानना था कि पास्ट में मुगल्स का रवैया चेंज होता हुआ आया है, हम इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और हम इतने छोटे नहीं हैं कि इनके शांति प्रस्ताव को हम स्वीकार कर लें। हमारा जो संकल्प है, एक दृढ़ संकल्प है, हमारी जो एक मनोकामना है कि हम पंजाब को एक सेपरेट सिख प्रोविंस के तौर पर, एक सेपरेट रीजनल किंगडम के तौर पर देखना चाहते हैं, तो वो हम इसको पूरा करके रहेंगे। और वो पर्सन था बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर, या जिसको हम बंदा सिंह भी कहते हैं। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में समझा था। ये सारी बातें वही वैसी लिखी हुई हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद जो गुरु का जो एक इंस्टीट्यूशन चला आ रहा था कि गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक, ये 10 गुरु के बाद 11वां कोई भी गुरु नहीं हुआ। फिर इनकी जो पवित्र किताब होती है सिखों की, गुरु ग्रंथ साहिब, इन्होंने उसी को बेसिकली एज अ गुरु जो है हमेशा के लिए लॉक कर दिया। और जो लीडरशिप जो थी सिखों की, वो गुरु गोबिंद सिंह जी के एक ट्रस्टेड डिसाइपल थे, उनके फॉलोअर्स थे। फॉलोअर जो थे वो था बंदा सिंह, बंदा बहादुर के हाथ में आ गई। ठीक है, कि सिखों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी का एक राइट हैंड आप कह सकते हो, बंदा बहादुर, या जिसको हम बंदा सिंह भी बोलते हैं। तो इसके हाथ में पूरी सिखों की कमान जो है वो आ गई। बंदा बहादुर जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान था। गुरु गोबिंद सिंह जी जितने प्यार से मान गए थे बहादुर शाह के टाइम पर कि हम चलो बीती पुरानी बातों को भूल जाते हैं और चलो हम शांति समझौते के साथ मिलजुल कर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं, बंदा बहादुर जो था वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। बंदा बहादुर मुग़ल आर्मी से लड़ता रहा 8 सालों के लिए। लेकिन चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ये समझा था कि बंदा बहादुर वॉज डिफीटेड बाय फारूक सियार, हु वॉज अ लेटर मुगल एम्पर 1715 में। और बंदा बहादुर को लेकर फारूक सियार ना किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसको पता था कि बंदा बहादुर प्यार से तो बैठने वाला है नहीं, अगर आज इसको हमने हराकर रणभूमि के अंदर छोड़ भी दिया तो ये दोबारा से बगावत करेगा और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि हमें पूरा फोकस फिर पंजाब की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है और उसको रोकने के लिए शिफ्ट करना पड़ता है। तो बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया था 1716 में इसको पकड़ने के बाद। इसकी मृत्यु से क्या होता है, बंदा बहादुर की जब मृत्यु होती है, जो टेरिटोरियल एम्बिशन था सिखों का, ठीक है, कि हमें पंजाब को एक सेपरेट रीजनल किंगडम बनाना है, ठीक है, हमें उसको अलग करना है मुग़ल एम्पायर से, उसको बहुत एक गहरा धक्का लगा और उनकी जो पावर है वो डिक्लाइन होती हुई चली गई। ठीक है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर हम थोड़ा सा मुगल्स की बात करें तो हमने देखा था मुग़ल एम्पायर के वीक होने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे। लाइक फॉरेन इन्वेजन्स हो रही थी, अहमद शाह अब्दाली की, नादिर शाह की भारत में फॉरेन इन्वेजन हुई थी। मराठास जो थे, ये MARATHA होना चाहिए इसकी स्पेलिंग, मराठास जो थे वो भी एक तरीके से इंकर्जन कर रहे थे, वो भी अपना एक सेपरेट जो है एरियाज़ को डिमांड कर रहे थे और उसके लिए वो लड़ भी रहे थे। और मुग़ल साम्राज्य के अंदर हमें इंटरनल राइवलरीज भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से मुग़ल गवर्नर्स के लिए जो सिचुएशन थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी कि वो पंजाब के अंदर अपनी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करें, जैसा कि सक्सेसर स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अवध के साथ, हैदराबाद के साथ। यहाँ पर ऐसा नहीं था। सिख फोर्सेस ने जो मुग़ल एम्पायर के अंदर जो इंटरनल वीकनेसेस चल रही थी, लाइक
इंटरनल राइवलरी, मराठास का नाक में दम करना, और फॉरेन इन्वेजन्स के बाद जो राज्य की जो तिजोरी जो थी और इतना कुछ लूटा गया था जो भारत को, जिसका खामियाजा मुगल साम्राज्य वालों को भुगतना पड़ा था, उसका रिपरकशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं के ऊपर आया था। सिखों ने इसका पूरा पूरा एडवांटेज उठाया जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही थी, एंड अल्टीमेटली उन्होंने एक ऑटोनॉमस स्टेट जो है वो पंजाब के अंदर वो सेटअप करी। तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अलग अलग जो सिखों के जो ग्रुप थे उनको ऑर्गेनाइज करा गया 12 मिसल के अंदर। मिसल कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्फेडरेसी है जो कि अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग एरियाज को डिनोट करती है। जैसा कि हमने मराठास के टाइम पर देखा था ना कि मराठास जो थे देवर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 कॉन्फेडरेसीज, है ना। हम जैसे बात करते हैं होलकर ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, गायकवाद ऑफ बड़ौदा, भोंसले ऑफ नागपुर। सिमिलरली सिख जो ग्रुप्स जो थे उनके अंदर 12 मिसल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मराठास के अंदर 4 कॉन्फेडरेसीज थी, यहाँ पर 12 कॉन्फेडरेसीज थी। तो 1765 से लेकर साल 1800 तक दे ब्रॉड द पंजाब एंड जम्मू अंडर देयर कंट्रोल, इनके कंट्रोल में आ गया। अगर हम मिसल की बात करें, मिसल है क्या? मिसल जो है ये एक प्रकार से मिलिट्री ब्रदरहुड का सिंबल था जहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ करता था, और इसको समझना काफ़ी आसान है। जैसा कि मैंने आपको कॉन्फेडरेसी यहाँ पर वर्ड बताया, मिसल यहाँ पर एक तरीके से एक पंजाबी वर्ड की तरह यूज़ करा जा रहा है। आप इसको सिंपली बस प्रोविंस के तौर पर याद रख सकते हो, और सिंपल भाषा में समझना है तो आप ऐसा मान सकते हो ये कुछ एरियाज थे। कितने थे नंबर के अंदर? 12 देवर टोटल 12 नंबर। और यहाँ पर जो सिखों की जो फोर्सेस थी वो ऑर्गेनाइज करी जाती थी इन 12 एरियाज में। डेमोक्रेटिक सेटअप चलता था, ठीक है, एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ मिलिट्री ब्रदरहुड। अब मिलिट्री ब्रदरहुड का यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर मान लो सिख फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है मुगल सम्राटों के साथ, मुगल साम्राज्यों के साथ लड़ने के लिए या किसी भी दुश्मन के साथ लड़ने के लिए, तो ये 12 मिसल जो हैं वो मदद करेंगी अगर किसी एक के ऊपर खतरा जो है वो मंडराने लगा। दे वर ओरिजिनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इन 12 मिसल में से आप ऐसा नहीं कह सकते ये वाली मिसल जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी, वो ज़्यादा पावरफुल थी। ये इक्वल थे, क्योंकि यहाँ पर जब बात ही ब्रदरहुड की आ गई, डेमोक्रेटिक सेटअप की आ गई, तो ये सारे इक्वल थे। आप किसी मिसल को कम पावरफुल या ज़्यादा पावरफुल नहीं कह सकते हो। और इन मिसल के जो सारे के सारे जो मेंबर्स जो थे, कोई भी जो एक चीज़ डिसाइड करनी होती थी मीटिंग के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, मुगल अथॉरिटी को कैसे चैलेंज करना है, उस इन सब चीज़ों में सब में सारे लोगों की जो भी मिसल के मेंबर थे उनका इक्वल शेयर होता था इन रेजिंग देयर वॉइस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई चीफ होगा, कोई कप्तान होगा, कोई चेयरमैन होगा, सबका इक्वल अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे करते करते डेमोक्रेटिक सेटअप जो था वो मिसल का वो डिक्लाइन होने लगा, ठीक है, क्योंकि इनकी मीटिंग्स के अंदर आगे चलकर हमें पावरफुल फ्यूडल चीफ्स और ज़मींदार जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, ज़मीन जो थी, लैंडलॉर्ड्स वगैरह आप इनको समझ सकते हो, वो इनकी मीटिंग्स को डोमिनेट करने लगे। और फिर ये जो इक्वल वॉइस, इक्वल स्टेटस, डेमोक्रेटिक सेटअप वाली या प्रिंसिपल ऑफ जो इक्वालिटी जो फॉलो होता था इनकी मीटिंग में, इनके ग्रुप में, वो डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। अब इस समस्या को देखते हुए एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी हमें एक पर्सन देखने को मिलता है जिसका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। और ये पंजाब की साइड से आप सबने बहुत इसका नाम सुना होगा अगर आप पंजाब की साइड से बिलोंग करते हो, थोड़ा बहुत भी अगर पंजाब हिस्ट्री को जानते हो। महाराजा रंजीत सिंह जो है, ही टुक फुल कंट्रोल ऑफ ऑल द सिख मिसल्स। और कितनी थी सिख मिसल? 12, ठीक है, टू द वेस्ट ऑफ रिवर सतलज। और इन्होंने ऑटोनॉमस पंजाब स्टेट की स्थापना करी साल 1801 में। इन्होंने देखा कि मिसल जो है उसके अंदर कुछ जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, जो फ्यूडल चीफ्स हैं। दोस्तों फ्यूडल चीफ्स का मतलब ये होता है जिसके पास ज़मीन होती है।
इसलिए मैं बार बार आपको ये वाला वर्ड बता रहा हूँ, लैंडलॉर्ड। ठीक है, इन्होंने देखा कि ये ज़्यादा पावरफुल बनते चले जा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अगर मीटिंग्स को डोमिनेट करने लग जाएंगे और ये सिख मिसल जो हैं, जो 12 जो कॉन्फेडरेंसीज है, इनका डेमोक्रेटिक सेटअप होना जिसमें सारे मेंबर्स की इक्वल वॉइस हो, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर ये चल सके, इनका जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ये डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से होगा क्या, कुछ लोगों को डिसहार्टन फील होगा और हम भी वही गलती कर बैठेंगे कि हम आपस में ही एक दूसरे से डिसइंटीग्रेट होने लग जाएंगे, बिखरने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, जो कि एक एडेड एडवांटेज देगा मुगल्स को। ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा हमें अपने साथ नहीं होने देना है। तो सही टाइम पर जब ये जो सिख एम्पायर जो था, ये जब बंदा बहादुर के टाइम तक वैसे तो ये राइजिंग ट्रेंड पर जा रहा था, लेकिन जब ये यहाँ से गिरने लगा, ठीक है, तो थोड़ी सी होप आप कह सकते हो कि मिसल ने इनको देने की यहाँ पर कोशिश करी थी, लेकिन उसका भी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये सिख एम्पायर और ज़्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर आने लगा। लेकिन यहाँ पर इसको सही टाइम पर महाराजा रणजीत सिंह ने संभाल लिया। ठीक है, अब महाराजा रणजीत सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, और ये कौन से मिसल से बिलोंग करते थे, इन्होंने मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, और सिख एम्पायर को कंसोलिडेट कैसे करा, और ये मिसलों के अंदर फ्यूडल चीफ्स और ज़मींदारों की डोमिनेंस को, उनके वर्चस्व को किस तरीके से निश्चित नाबूद करा, इसको हम जानेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।